नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आपको जो पीडीएफ बताने वाला हूं, जिसकी डिटेलिंग में बताने वाला हूं, वो है एनटीपीसी की, है ना। एनटीपीसी के अंडर में ये माइनिंग लिमिटेड है, उसकी ये वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। 3 साल के लिए तो मिनिमम आपको रहना पड़ेगा, 2 साल ही एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि जो मैक्सिमम सर्विस आप यहाँ पर देंगे वो रहेगी करीब करीब 5 साल की। ठीक है ना। कितने साल की रहेगी भाई, पेन ले लेता हूँ और अच्छे से बता देता हूँ, है ना। 5 साल तक आपको यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक। देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है, मैं पहले बता दूं आपको, वो 5 अगस्त है। ठीक है ना, ये लास्ट डेट है भाई, तो उससे पहले पहले से अप्लाई करें। और 17 जुलाई से ये फॉर्म खुला हुआ है। ठीक है, 17 जुलाई 2024, ये स्वाभाविक सी बात है ना। ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, 300 रुपये की मात्र फीस है। ठीक। लेकिन ये सबको नहीं देनी है। ये किसको देनी है? सिर्फ पुरुषों को देनी है, पहले तो ये मैं बता दूं। मेल वर्क को, और उसमें भी जनरल और ईडब्ल्यूएस को, है ना, इनको देनी है। क्लियर है कहानी? और बता रहा हूँ, डिटेल बता दूंगा, चिंता नहीं करो आप। आपने भैया डिप्लोमा किया हो, है ना। अब ये माइनिंग वाइनिंग बहुत सारी पोस्ट कौन सी, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, मैंने अभी एक वीडियो डाला हुआ है ना, ग्रामीण डाक सेवक का। 36 मिनट के वीडियो मैंने सारी जानकारी दे दी है। फॉर्म वॉर्म कैसे भरना है, कैसे पता करना है कि अपने एरिया में कितनी वैकेंसी है, मैं भरूँ कि नहीं भरूँ, उसको जाके देख लो। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है, साफ दिख जाएगा, जीडीएस लिखा होगा। पोस्ट बैंक तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना। तो उसमें जो ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया इनके काम क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेंगे। और एक और जानकारी, मेरा इंस्टाग्राम पेज इसी नाम से चलता है, डिस्कशन विद मनोज से। उसको जाकर के वहाँ पर आप मुझसे जुड़ जाओ। कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। लोग पूछते भी हैं, मैं उनके जवाब भी देता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है। यहाँ भी आप पूछेंगे, यहाँ भी मैं जवाब देता हूँ। आप खुद देख सकते हैं, सारे कमेंट के जवाब मैंने दिए हुए हैं। ठीक है ना। हाँ, वो जो आपस में जो लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें मैं क्या बोलूँगा। ठीक है ना, तो उनको छोड़ करके बाकी सबके मैं जवाब देता रहता हूँ, है ना। और अगर किसी का नहीं दे पाया हो तो मैं उससे अभी माफ़ी मांग रहा हूँ, है ना। पर मैं देखूंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से लगा रहता हूँ। अब वापस इसमें आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, एक तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनिंग कहाँ कहाँ पर है। देखिए, माइनिंग का है जो एनटीपीसी का जो क्या कहना चाहिए, ये भाग है, विभाग है, ये झारखंड में है, उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है। अब इन्हीं के बहुत सारे एरिया में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको उनके एरिया लिखे हुए हैं, जैसे पकरी, बारवाड़ी, है ना। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं उसे गलत पढ़ रहा हूँ तो, है ना। छत्ती बरैतू, है ना। छत्ती बरैतू साउथ, देख रहे हो। किरंदारी, तलई पल्लई, दुलंगा, बादाम एंड नॉर्थ धाधु, बहुत सारी जगह ऐसी। तो ठीक है, चलिए। तो आप समझ गए ना इसका काम क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैंने जो आपसे कहा, है ना। 5 साल तक के लिए, 3 साल तो मिनिमम रहना है, 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो कोल माइनिंग में आपकी जॉब लगेगी, पूरा फिक्स टर्म बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये पूरा का पूरा। पोस्ट के नाम देख लीजिए यहाँ पर, माइनिंग ओवरमैन, है ना। यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए मैं। यहाँ पर देखिए, ये लिखा है माइनिंग ओवरमैन, ये लिखा है मैगजीन इंचार्ज, ये लिखा है मैकेनिकल सुपरवाइजर, ठीक, ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, और एक आपका जूनियर माइनिंग सर्वेयर और माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना है। ठीक है ना, 10th पास वाले भर सकते हो। और क्या चाहिए मैं वो बता रहा हूँ आपको, चिंता नहीं करिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये इनकी एक एक करके वैकेंसी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले कौन लिखा था, माइनिंग ओवरमैन, तो यहाँ पर आप देखोगे माइनिंग ओवरमैन के बारे में बताया गया है, कैटेगरी वाइज और टोटल वैकेंसी। टोटल कितनी है? 67। ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ पर कितनी है वो यहाँ देख सकते हो आप, कि भाई बादाम में कितनी है, तलईपल्ली में कितनी है, दुलंगा में कितनी है, ये यहाँ दिख रहा है। और कैटेगरी में चेक करना है तो यहाँ देख सकते हो, जैसे ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रिमिनल के लिए देखो जरा, पखरी में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है। समझे ना। तो ये फायदा होता है, आप टेबल जरूर देख करके जाएं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले यहाँ देख लें। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप नीचे जाओ, ये मैगजीन इंचार्ज की हो गई, वही एरिया सारे वही रहेंगे। टोटल पोस्ट इसकी 9 है। ठीक, तो देखो इसकी 67 थी, इसकी 9 हो गई, है ना। और ये देखो जरा, ये मैकेनिकल सुपरवाइजर, भैया डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाले बहुत तैयार हो जाओ। 60% जनरल वाले और पास वाले SC ST में अगर आप हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ देखो जरा, 28 पोस्ट टोटल। जनरल की यहाँ पर 6 3 3 3 6 3 ऐसे ऐसे करके हैं, है ना। SC की कोई भी सीट नहीं है, OBC की नहीं है, EWS की नहीं है ना। और ST की भी कहीं कहीं पर है, 3 जगह पर है सिर्फ। समझ गया, जनरल वालों की हर जगह पर है। तो यहाँ देखिए ज़रा फिर से, और ये टोटल वैकेंसी है 26 आ रही है। किसकी है ये आ गई इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की,
ठीक है, आप देख लेना पूरा जो मैं बता रहा हूँ। और ये आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की हो गई, देख लो जरा कितनी कितनी पोस्ट देखना बहुत जरूरी कितना है। ठीक है, ताकि इससे पता चले कि आप कितने के लिए अप्लाई कर रहे हो। जूनियर माइन सर्वेयर की देख लो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, और वो बस कुछ ही जगह पर है यहाँ पर बादाम वगैरह में। ठीक है ना। अब आ जाओ इधर पर, इसमें भी सबसे ऊपर जाना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि इन्होंने पीडीएफ ही ऐसी बनाई है। माइनिंग सरदार आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए जरा, माइनिंग सरदार की टोटल 3 पोस्ट है। ठीक, अब आ जाओ कि ये तो ये बताया मैंने। अब देखो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है। तो माइनिंग ओवरमैन अगर आपको बनना है तो डिप्लोमा आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% के साथ, अगर आप जनरल वगैरह से हैं तो। और अगर आप SC ST से तो बस पास भी आपका चल जाएगा। आपके पास एक ओवरमैन्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी का, जो CMR ने आपको दिया हो, है ना। अब CMR कौन होता है, मैंने यहीं कहीं पे मार्क किया था, मुझे खुद को भी नहीं पता है क्योंकि वो, है ना, अब वो तो मैं पीडीएफ ही पढ़ रहा हूँ बस। देखो ये CMR का मतलब ये होता है कोल माइंस की रेगुलेशंस के हिसाब से अंडर में आने वाली, है ना। तो देखो मतलब इनके अंडर में आने वाली जो DGMS है ना, ये आपको देती है ओवरमैन्स का सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होंगे भाई, बनी बात तो कोल माइन में काम करोगे तो फर्स्ट एड, जो वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए, वो भी DGMS ही देता है, जो CMR यानी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में काम करता है। मैकेनिकल वाला बनना है भैया, डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहिए। प्रोडक्शन इंजीनियर वाले भी भर सकते हैं 60% के साथ, और कुछ नहीं चाहिए इनको। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा से, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ठीक, नहीं यहाँ पर कुछ लिखा आपके लिए, एंड हैविंग वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन, मतलब जैसे माइनिंग की इंस्टॉलेशन वगैरह ये सब आपको पता हो, है ना। और वो कहाँ से हो, आपको किसी गवर्नमेंट से ये सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें। इलेक्ट्रिकल वाले, वोकेशनल ट्रेनिंग वाले भैया, इनके पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस तक मांग लिया है माइंस में, तो सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके लिए भाई है ना। और 30 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए आपकी, कम एज नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए ये बोल रहे हैं। हाँ, बाकी डिप्लोमा माइनिंग में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, किसी में भी आपका चल जाएगा। मतलब बस आपने 5 साल की एक्सपीरियंस हो माइंस में, और डिग्री इनमें से कोई सी भी हो तो आप भर सकते हो 60% आपके पास अगर है तो। अगेन आपके पास साथ में देखो जरा, वैलिड ओवरमैन या फोरमैन का सर्टिफिकेट हो, वही DGMS के द्वारा, है ना। फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट आपको लेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस तो यूँ ही नहीं होगा। जूनियर माइन सर्वेयर की बात करें भैया, डिप्लोमा माइन सर्वे में चल जाएगा, माइनिंग में चल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं 60% के साथ, और SC ST वालों को सिर्फ पासिंग मार्क्स। हाँ, सर्वेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए, है ना, DGMS के द्वारा, जो कि CMR के अंडर में आता है। DGMS से मतलब सर्टिफिकेट चाहिए। माइनिंग सरदार मैंने आपसे कहा था 10वीं पास बन सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन हाँ, यहाँ पर सरदार का सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होगा, ठीक है। और वही DGMS के द्वारा जो, और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी चाहिए इनको, है ना, जो DGMS वो करता। तो भैया ये पहले तैयार कर लो, 5 अगस्त तक आपके पास टाइम है, तो आप जाकर के पहले ही मिल सकते हो उनसे। ठीक है। अब देखो ये जो डिसिप्लिन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोल माइनिंग साइट्स दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिव्यांगजन। दिव्यांग भाई बहनों के लिए ये सुटेबल नहीं माना जाता, इसलिए उनके लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। मिनिमम एज आपकी 18 होगी, मैक्सिमम आपकी 30 होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिखी जाती है वो जनरल और EWS के हिसाब से लिखी जाती है। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप OBC नॉन क्रिमिलियर में आते हो 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST में आते हो तो 5 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हो तो भी आपको 5 साल मिल जाएगी। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन कौन होते हैं, जो जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है मान लीजिए, तो वहाँ के जो लोग होंगे जिनको हमने विस्थापित किया होगा कि हम ये प्रोजेक्ट लगा पे बनी माइनिंग होगी तो गाँव हटाए जाएंगे, तो उन लोगों को भी इसमें दिया जाता है भरने के लिए। तो 5 साल की छूट उनको मिली हुई है। समझ गए आप मेरी बात। ठीक है। एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी वही उनके हिसाब से मिलेगा, वो उनका रेंडर्ड सर्विस प्लस 3 साल का रहता है, ये वो ज़्यादा अच्छे समझता है। मेरी बात अब ध्यान सुनना, एक्सपीरियंस जहाँ पर मांगा गया, एक्सपीरियंस किसको काउंट नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कहीं अप्रेंटिसशिप किया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, है ना। वोकेशनल यानी अगर कहीं पर आपने ट्रेनिंग की है, उसको भी एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। मतलब कहीं पर काम किया है बस उसी का एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो अपने बॉस से बाकायदा लिखवा के लो कि ये सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, मैंने यहाँ काम किया। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ भैया कि किसको कितने पैसे मिल रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान सुनना, जो सीरियल नंबर 1 से 6 तक की जॉब है, सीरियल नंबर 1 से 6 आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, है ना। ये माइनिंग ओवरमैन, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वोकेशनल और जूनियर सर, यहाँ तक के बंदों को ना फिक्स मिलेगा भैया, एक मंथ में 50,000 रुपये। माइनिंग सरदार को बस हर महीने मिलेगा 40,000 रुपये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यही इसमें बताया गया। समझ गया आप मेरी बात। अब मैं आपके दिमाग में जान रहा हूँ क्या चल रहा है कि भाई देखो फैसिलिटी बहुत मिलती है, चारे मिलता है, घर वर रहने के लिए दे देते हैं ये, है ना। और टूर वगैरह में जो भी होता है TADA मिलता है, मतलब आने जाने का खर्चा भी मिल जाता है। मेडिकल फैसिलिटी देखो आपको तो मिलेगी, आपकी पत्नी को भी मिल जाएगी, लेकिन वो एक ही होनी चाहिए, दो होगी तो दोनों को नहीं मिलेगी, है ना।
और डिपेंडेंट चिल्ड्रन आपके 2 अगर बच्चे तो इनका आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, ये बात ध्यान रखना है ना। 25 साल से लेकिन वो कम होने चाहिए अगर वो शादीशुदा नहीं है तो। अगर वो शादीशुदा, हाँ, लेकिन अगर यही बच्ची है आपके पास, है ना, 30, तो उसकी लालन पालन का खर्चा 30 साल तक ये लोग देंगे आपको। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। ये मैंने बता दिया आपको। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आपका रहेगा, 3 साल तक आपको मिनिमम काम करना है, 5 साल तक, मतलब 2 साल और एक्सटेंड कर देंगे तो टोटल 5 साल हो गया। अब बताइए सिलेक्शन कैसे होना था। सिलेक्शन आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका एक, फिर ये स्टेज 1 है, इसको जब आप पार कर लेंगे तब आपका स्किल टेस्ट होगा, ये स्टेज 2 है। ठीक है ना, मैं सेंटर ही बताऊंगा कहाँ जाना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान सुनना। तो ये जो सीबीटी है इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रिटन एग्जाम मतलब ऑनलाइन एग्जाम है, और सारे के सारे एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 क्वेश्चन में से ना 80 क्वेश्चन जो रहेंगे, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे आपके डिसिप्लिन से। जैसे मान लो आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आ गए। तो देखो अगर 80 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से हैं तो फिर बचे हुए 120 क्वेश्चन किससे होंगे भैया, ये आपके रहेंगे नॉर्मल, जैसे कि जीके पूछ लिया, है ना, आपसे जनरल इंग्लिश पूछ ली, आपसे एप्टीट्यूड पूछ लिया, रीजनिंग पूछ ली, इनके रहेंगे भैया। ये 120 मार्क्स कैरी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी ना, देखो जनरल नॉलेज है ना, इंग्लिश हो गई, क्वांट हो गया यानी मैथ्स हो गया, वो ही 10वीं लेवल तक का, रीजनिंग और ये सब हो गया। ठीक है ना, इतना। तो 4 चीजें हैं, अब आप इनको 4 को बांट दो भैया, तो क्या हो जाएगा, 30-30 मार्क्स सब आ जाएंगे। समझ गया आप मेरी बात। क्या सीबीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स है, कितना ले आए मिनिमम की पास माना जाएगा, तो देखो ये रहा 40% मार्क्स अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले ले आए तो पास माने जाएंगे, और 30% SC ST वाले ले आए, है ना। और ये 120 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया आपके जनरल नॉलेज और इन सब से। हाँ 40 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी, है ना, 40 क्वेश्चन टोटल रहेंगे यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज से, इंग्लिश से सिर्फ 40 क्वेश्चन है। मतलब किसी का 80 क्वेश्चन तैयार है ना इसमें, इसमें इस वाले डिसिप्लिन में, तो समझ लो कि वो तो पार हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर है, और एक क्वेश्चन सही होने पर 2 मार्क्स मिलेंगे, और गलत होने पर आधा मार्क्स कट जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। देखो साफ साफ लिखा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द, गलत बात है ना। नेगेटिव मार्किंग आधा मार्क्स रखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग किसके लिए नहीं है, जो आपने आंसर, मान लो एक क्वेश्चन का कोई आंसर आपने टिक ही नहीं किया, उसको कुछ नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। गलत आंसर टिक किया तो आधा मार्क्स कट जाएगा, सही आंसर टिक किया तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलो। अब जो लोग इसको पास कर लेंगे भैया, वो लोग सेकंड स्टेज पर जाएंगे स्किल टेस्ट देने के लिए। स्किल टेस्ट के कोई नंबर नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। हाँ, लेकिन इसका भी ये तरीका है कि मतलब 40% मार्क्स इसमें जितने भी होंगे वो आपको वही पास माने जाएंगे। क्वालिफाइंग है ना, तो 40% मार्क्स ले आओ आप पास माने जाओगे, और 30% मार्क्स ले आओ SC ST OBC वाले तो वो पास माने जाएंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से तैयार होनी है। अब देखो सेंटर भैया, सेंटर सिर्फ 2 ही है रिटन टेस्ट के लिए, एक झारखंड का रांची और दूसरा उड़ीसा का भुवनेश्वर, बस और कुछ नहीं है, साफ बता रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, स्किल टेस्ट के लिए आपको जो ये है किसी भी कोल माइन में बुला सकते हैं, ये इन्होंने साफ बताया हुआ है। ठीक है ना। और अब देखो झारखंड या उड़ीसा के किसी भी माइन में आपको बुला लेंगे कि भाई स्किल टेस्ट के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा आपको। क्लियर है कहानी। और पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी कोल माइन में, जितने मैंने बताया है कहीं पर भी भेज सकते हैं आपको, और ये ट्रांसफरेबल होती हैं, तो आना जाना तो आप समझ लो आपकी, है ना, इधर से उधर का आप कर सकते हो, ये उनके मतलब बातचीत करने से ये सब हो जाता है। 300 रुपये की फीस है। किसके लिए है, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और OBC NCL वाले। SC ST एक्स सर्विसमैन, है ना, ये थर्ड जेंडर जो है या फीमेल है, ये सब कैंडिडेट को जो है कोई फीस नहीं देनी है। समझ गए आप मेरी बात। ठीक। ठीक, अब बात आती है कि फीस वगैरह जो 300 रुपये की भरनी है, जिनको भरनी है, तो भैया आपको ना अपना जो रिसिप्ट है उसको रख लेना, क्योंकि आपको एक नंबर भी भरना पड़ेगा, SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर होता है, तो वो वहीं पे भरना पड़ता है। अरे ऑनलाइन फॉर्म भरना है यार, सब पूरा फॉर्म ऑनलाइन है भैया, कहीं कुछ भेजना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजनी नहीं है। चलिए, और डेट मैंने आपको बता दी थी, है ना, 17 जुलाई से ये 5 अगस्त तक की है। अब आओ मैं आपको एक बार इनकी साइट दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये जानते हो ये सब कुछ कहाँ उपलब्ध है, ये देखो, ये इनकी साइट है ना, ये इनकी साइट है, ये देखो यहाँ पे लिखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरी NML यानी कि NTPC माइनिंग लिमिटेड। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इन्होंने डेट लिख के रखा है, मैं ये लिंक दे दूंगा आपको। यहाँ पर इन्होंने आपको कोई सवाल पूछना है, जैसे कि हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी, तो ये सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, ये सारे PDF मैंने ओपन करके रखे। जैसे मान लो ये रहा, ये तो PDF हो गई जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना। ये आपका एप्लीकेशन कैसे भरोगे वो बताया गया। तो अगर आप नए हो तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना। और अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रख लेना भैया। फ़ोटो वगैरह जो है वो 50 KB और साइन वगैरह 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए।
ठीक है ना। फॉर्म भरते भरते तो शायद हाथ भी याद हो गया हो आपको। फिर स्टेप 2 में लॉग इन करना है। देखो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे संभाल के रखना साल भर, क्योंकि इसी से सब कुछ होना है आपका। देखो कैसे कैसे काम करना है। देखो पहला एक्शन है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट भी इन्होंने बताया कौन कौन से अपलोड करोगे। फिर पेमेंट कर दोगे और सबमिट कर दोगे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का प्रिंट अपने पास रख लोगे, खत्म कहानी। ठीक है ना। ये रहा। तो अब आप ये वेबसाइट आप देख रहे होगे jobapply.in, है ना, इस पे जाके अप्लाई कर देना है। एक बार भर दिया आपने तो कुछ नहीं कर सकते। ईमेल आईडी ये सब अच्छे से रखना है आपको। ठीक है ना। स्कैन कॉपीज, ये देखो स्कैन कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग पीडीएफ फॉर्मेट में। अपना डेट ऑफ बर्थ है, 10वीं की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन वाले, है ना, ओबीसी वाले अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अरे पीएपी, मतलब हर चीज़ भैया जितनी है ना सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो। वही आपको अपलोड करना है, ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। ये रहे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये लिखा हुआ है। तो ये पीडीएफ तो मैं आपको सारी दे रहा हूँ, वो वेबसाइट दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ ना, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ ना। तो यहाँ से देखो जरा, ये इसको क्लिक करोगे तो वही वाला जो मैं अभी पढ़ा बता रहा था वो मिलेगा आपको, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला। और सैंपल क्वेश्चन पेपर तो ये आप यहाँ देख लो, ये देखो इसको क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा सैंपल क्वेश्चन पेपर, कैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें क्या है ना, सिर्फ डिसिप्लिन के हिसाब से बताया। जैसे देखो एप्टीट्यूड के कुछ कुछ क्वेश्चन बताया जाए, एप्टीट्यूड का ऐसे क्वेश्चन आएंगे भैया, यहाँ देख लो जरा ध्यान से। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ 5 क्वेश्चन दिखा दिए, मैकेनिकल के लिए 5 क्वेश्चन दिखा दिए कि क्या है, कैसे हम पूछेंगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। तो आप यहाँ से भी इसे देख सकते हो। ठीक है। कोई डाउट होने पर यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हो कि भाई अच्छा क्या है, जैसे कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन शुड बी केप्ट, कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखो, तो यहाँ सब बताया उन्होंने, देखो जरा, है ना, कि कैसे कैसे क्या आपका स्कैन डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में और कितने साइज का हो, 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर इतने से इतना, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, दुनियादारी, पता नहीं क्या क्या है। व्हाट इफ आई डू नॉट हैव एनी, मैं मेरे पास अगर ईमेल नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो इन्होंने साफ बोला, देखो ईमेल होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है यहाँ पे, तो ये आप पढ़ सकते हो अपने से भी। इसकी हिंदी वर्जन भी है, ये रहा हिंदी वर्जन, ये रहा, पूछ लो। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार, ये सारे सवाल यहाँ पर कुछ कुछ दिए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। अपने सवाल आप यहाँ से भी कुछ कुछ दूर कर सकते हो। ठीक है। ओके, समझने के बाद सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा, सैंपल पेपर दिखा दिया, ये दिखा दिया कैसे भरना है। अब यहाँ देखो ये रहा, है ना, और ये पीडीएफ यहाँ से ही मिल जाएगी आपको, ये इंग्लिश वर्जन से पीडीएफ या हिंदी वर्जन से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। अभी देखो फ्रेश, अगर आप नए हो तो ये दिख रहा है ना आपको, फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, तो पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखो ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें आपको भर देना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो इसको क्लिक करोगे और आप जिसके लिए भी इसमें अप्लाई कर रहे हो उसको आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अपना यहाँ पे नाम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा भाई, मतलब एडमिट कार्ड है, कैसे क्या क्या है ना, हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट, अच्छा ये जो इन्होंने 2023 जनवरी में भरा था उनके लिए भी है ये। तो अगर आपने उस समय इसे भरा था तो आप इसे अप्लाई हाँ बोल देना, नहीं भरा है तो ना बोल देना, उनके लिए भी है ना। यहाँ पर अपना वो सब डाल के ईमेल आईडी 2 बार डालनी है, पासवर्ड यहाँ पे अपना क्रिएट कर लेना, है ना, 4 करेक्टर कुछ भी रख लेना, और मोबाइल नंबर डाल करके फिर यस करके यहाँ से सबमिट कर देना। ठीक है। फिर आपके ओटीपी आ जाएगा मोबाइल वगैरह में। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वापस जाना है, जो भी ओटीपी अभी आ गया ना, इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन में चले जाना, क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ईमेल डालना और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिख देना, और जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो लिख देना, सबमिट करना, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। क्या बात आप मेरी समझ में आ गई आपको, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म काम करना है। ओके दोस्तों, ठीक है। देखिए वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना, जैसी भी लगी हो, है ना। अ, और जैसा मैंने बताया आपको जीडीएस वगैरह के वीडियोस भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं एक जीके का भी वीडियो अब शुरू करने वाला हूँ, एक सीरीज शुरू करूँगा। ये जीके कैसा है, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको जीके वगैरह में काफ़ी समस्या आती है, खासतौर पर करंट अफेयर में। तो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको मैं बताऊँगा आपको, ऊपर वीडियो सीरीज चलाऊँगा मैं इसकी। ठीक है। तो देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए शेयर कर दीजिए इसको किसी के साथ विचार करके। देखिए सब्सक्राइब और इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है मेरा, मैं आपको साफ बता दूं। मेरा लेना देना सिर्फ इससे है कि बंदों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, है ना। कि कई बंदे कुछ और ही तैयारी करते रहते हैं, ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देते, तो आप ध्यान दें और पहुंचाएं उन तक, और बस नौकरी लगे, और किसी की नौकरी लग जाए इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती आज के ज़माने में, है ना। वो अपना घर बार चलाए, और तो कुछ करना नहीं है, हमें कुछ नहीं देगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो बस अगर आपकी लग जाए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए, और यही सोच करके वैसे शेयर करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे व्यूज़ के लिए मैं परेशान हूँ या कुछ, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हो मुझे, मेरे लिए इतना काफ़ी है साहब। ठीक है ना। बहुत 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 है मेरे लिए इतना। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।